Hey guys, welcome to the channel Chemistry Wale Chacha. So today in this fourth lecture for the chapter The Structure of Atom, we are going to study Bohr's atomic model and the atomic spectra in detail. And again, this chapter is quite important from your school exam as well as the competitive exams point of view. So we are going to solve lots of numerical problems in this session. So let's start. So let's have a brief review of the atomic models timeline what we have studied so far. तो आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न टाइम्स की यदि हम बात करें, साइंस की बात करें, तो पहली जो एटॉमिक थ्योरी आपके पास आती है वो जोहन डाल्टन की आती है. डाल्टन के अकॉर्डिंगली एटम्स जो हैं वो सॉलिड इंडिविजिबल स्फीयर हैं एंड दे कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और रिकंस्ट्रक्टेड. उसके बाद इन 1897 जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आता है. थॉमसन के बारे में आपने पढ़ा था कि उन्होंने वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किए थे एंड बेस्ड ऑन दैट ही डिस्कवर्ड दैट एटम्स कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. एटम्स के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी वहाँ से हुई थी. एंड अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, atom is a sphere of positive charge containing a few negatively charged particles called electrons distributed in the sphere like raisins in a plum pudding. So इसको आपने plum pudding मॉडल भी कहा था. और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे इट वॉज ए हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च. तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 16 ईयर्स में 3 अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स उस टाइम में साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे. तो थॉमसन के ऑलमोस्ट 12 ईयर्स बाद रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था. मतलब ये एक अलग ही टाइम था. यहाँ पे उस टाइम में साइंटिस्ट ये एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे. तो बेस्ड ऑन दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. पता चला कि एटम के बीचों बीच एक ऐसा पार्ट है जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट एंटायर मास कंसंट्रेटेड है. सो रदरफोर्ड कहते हैं कि एटम्स जो हैं इट इज़ डिविजिबल यूनिट्स कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस विद नेगेटिव चार्जेस ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. और हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वेल इट वाज क्वाइट गुड, लेकिन इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, तो क्वेश्चन ये उठा कि अच्छा, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यदि घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एज ए रिजल्ट इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी एंड विद इन 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गिरेगा एंड द एटम शुड कोलैप्स. थ्योरेटिकली राइट, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. आफ्टर रदरफोर्ड 1913 में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आता है और वही हमारी आज की क्लास का टॉपिक है. तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. इन भाइयों के दर्शन करना चाहो तो ये इनके यहाँ पर पिक्स लगे हुए हैं. सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंपल एटम्स ओनली. पहली बात, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल, जो भी कुछ अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स. तो वो हाइड्रोजन एटम हो सकता है या और ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हीलियम प्लस आयन है या लिथियम 2+ आयन्स वगैरह है, उन्हीं के लिए ये बातें एप्लीकेबल हैं जो फॉर्मूले वगैरह आप पढ़ोगे. So this model can explain the stability of the atom and spectral lines for hydrogen atoms. ये समझाएगा कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, कितनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, कितनी स्पीड से वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या उसकी वेवलेंथ्स हैं. और हाइड्रोजन एटम में यदि उस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल रही थी अलग अलग रीजन्स में, क्यों वो लाइंस बन रही हैं और कितने उनके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जीज वगैरह हैं, ये सब बातें, ये सब कैलकुलेशंस हम इस एटॉमिक मॉडल से समझ सकते हैं. इट्स बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. तो ये एक नया कंसेप्ट लेके आता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. की इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है. तो क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? क्वांटाइज्ड का मतलब है कि उसकी कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे जैसे सपोज आप सीढ़ियाँ कहीं पर चढ़ते हैं, राइट? तो जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो आपका पैर या तो यहाँ पर आप रखोगे, या आप पैर अपना यहाँ पर रखोगे, या आप पैर यहाँ पर रखोगे। बीच में यहाँ पर आप कहीं पर भी अपना पैर नहीं रख सकते। इसी तरह ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो उसकी एनर्जी की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, या तो वो E1 होगी, या वो E2 होगी, या वो E3 होगी। इनके बीच की कोई वैल्यू अलाउड नहीं है। इसी तरह यदि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होगा। उसका एंगुलर मोमेंटम, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, या तो उसकी से L1 है, या L2 है, या L3 है। बीच के कोई एनी कंटिन्यूस वैल्यूज अलाउड नहीं है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो की पोस्टुलेट्स क्या हैं इसके? पहली बात तो वही है जो पीछे रदरफोर्ड कह गए हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। कि एटम के बीचों बीच में बड़ी भारी भरकम सी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ईच ऑर्बिट आल्सो नोन एज ए शेल। अब इनके अलग अलग, सिर्फ ऑर्बिट्स भी आप कहते हैं, इनको आप शेल भी कहते हो, इनको आप एनर्जी लेवल भी आप बोलते हो। सो इट हैज़ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। हर एक शेल की या हर एक ऑर्बिट की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है। सो दैट इज़ वाई, और सो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स इसका लिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुका हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा होगा, लेकिन जब तक वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से घूमने लग रहा है तो उसका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हम पढ़ेंगे कितना वो है। जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी स्टेशनरी है, देयर इज नो चेंज इन इट्स एनर्जी। दिस शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय नंबर्स। तो इन शेल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट 1, सेकेंड शेल है तो 2, थर्ड शेल है तो 3, या दूसरा इनका जो लिखने का तरीका है वो हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N, O, P एंड सो ऑन। So these shells are designated by numbers 1, 2, 3, 4 etc. or by letters K, L, M, N etc. So the closest shell to the nucleus, अंदर से शुरू करते हैं हम। So K shell is closest to the nucleus. तो first shell आप इसको कहें या K shell कहें। And these integral numbers are known as principal quantum numbers. Quantum numbers के बारे में आप पढ़ोगे, it's a set of 4 numbers. So that will be our topic in the next lecture for the same chapter. बट राइट नो ये जो शेल्स हैं, जब आप वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ जाओगे तो आज जिनको आप शेल कह रहे हो, एनर्जी लेवल्स कह रहे हो, ये जो नंबर्स आप 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा यूज़ करेंगे, ये नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बन जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये है इसका की कंसेप्ट। ये इस एटॉमिक मॉडल के वन ऑफ द की पोस्टुलेट्स में से एक है कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम लेगा, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम लेगा या यहाँ घूम लेगा या वहाँ घूम लेगा। नो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहाँ पर उसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। डेफिनेट वैल्यूज़ अवेलेबल हैं हर एक शेल के साथ। फर्स्ट शेल की एक अपनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंड एंगुलर मोमेंटम है। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम है। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो उसकी अपनी एक अलग ही कुछ और डेफिनेट लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम है। तो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं सर्टेन शेल्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहाँ पर उसकी एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होंगे। And the energy of an electron in the orbit doesn't change with time till it keeps revolving in its orbit. जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में अपने शेल में घूम रहा है तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। तो रदरफोर्ड के टाइम में जो हम बात करें कि अच्छा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल है, घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट करेगा ना, जब तक वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आपके पास है, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा।
हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर आ गया, if it is free from that electron and then that free electron undergoes an accelerated motion, तो उसमें से वो EM रेडिएशंस निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से या रेडिएशंस उसमें से निकलेंगे। पर जब तक वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अपने शेल में घूमने लग रहा है न्यूक्लियस के आसपास एटम में, तब तक उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द शेल इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल छाप ले अपने दिमाग में, ये बिल्कुल एकदम छप जाना चाहिए कि nth शेल की जो एनर्जी है वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल्स पर एटम है। जहाँ पे Z जो आप यूज़ कर रहे हैं ये उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हाइड्रोजन एटम की यदि आप बात करेंगे तो इस Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि आप हीलियम प्लस आपके पास है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यदि लिथियम 2+ की आप बात करें तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अलग अलग केमिकल स्पीशीज़, आप फिर से एक बार देखें कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जब बात होगी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की बात होगी जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, हीलियम प्लस है तो 2, लिथियम 2+ है तो 3 एंड सो ऑन। और ये n आपके पास क्या है, ये आपने ऊपर पढ़ा था शेल नंबर है। तो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 रहेगी। इसका मतलब यदि आप फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कितनी है, तो फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन के लिए H एटम -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z भी 1 है और फर्स्ट शेल की बात हो रही है तो n भी 1 है, सो इंटू 1/1²। तो ये तो एक ही निकल के आएगा, that will be -2.18 into 10⁻⁻, joules per atom। हाइड्रोजन के सेकेंड शेल के लिए यदि आपकी इसकी एनर्जी निकालनी हो तो ये 1² के बजाय 2² हो जाएगा। सेकेंड शेल की एनर्जी निकालनी है तो 2² कितना है, 4, डिवाइडेड बाय 4। तो यही एनर्जी आप जूल्स पर एटम में भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में -13.6, ये वाला पोर्शन कॉमन रहेगा Z²/n² वाला, एंड -13 या कुछ बुक्स इसको 1312, ये आप किलो जूल्स पर मोल की बात करें तो ये वैल्यू आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम हाल फिलहाल में क्वाइट ऑफ्टन हम ये -2.18 वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम की भी रैंडमली कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी भी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। सो एंगुलर मोमेंटम MVR इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। सो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यदि वो फर्स्ट शेल में है तो 1 × H/2π, सेकेंड शेल में है तो 2 × H/2π, थर्ड शेल में है तो 3 × H/2π एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास, बोहर भैया कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जहाँ मन करेगा वहीं मुँह उठा के घूमने लग जाएंगे, वो उन्हीं शेल्स में, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जहाँ उनकी एनर्जी इतनी और एंगुलर मोमेंटम इतना, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वहीं इलेक्ट्रॉन्स का उन्हीं शेल्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स परमिसिबल हैं। ओके, then electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state। stationary state कहें, एनर्जी लेवल कहें, शेल कहें, ऑर्बिट कहें, एक ही चीज़ के ये अलग अलग नाम हैं। तो जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो इट मूव्स फ्रॉम ए लोअर शेल या लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। और यदि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा। तो बात समझने की यदि हम कोशिश करें कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज अभी n = फर्स्ट शेल में, यदि आप इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करें, कितनी एनर्जी सप्लाई करें कि फर्स्ट शेल की एनर्जी आपके पास सपोज E1 है, सेकंड शेल की एनर्जी E2 है, तो इन दोनों की एनर्जीज का जो डिफरेंस है दैट इज E2 - E1। इतनी एनर्जी यदि इस इलेक्ट्रॉन को आप
हीट से या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से प्रोवाइड करें या कोई और रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करके प्रोवाइड करें, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा और जंप करके सेकंड शेल में चला जाएगा। तो हमने पढ़ा जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूम रहा है तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। बट यदि आप उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, रिक्वायर्ड अमाउंट एनर्जी कितना, मतलब जिस भी किसी शेल में भेजना है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, देन इट जम्प्स फ्रॉम लोअर शेल्स टू हायर शेल्स। एंड जब वो इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल जो उसकी इनिशियल ऑर्बिट है वहाँ पर जब वो घूमने लग रहा है तो हम कहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में है। एनर्जी गेन करके जब वो कहीं पर पहुँचा है तो हम कहते हैं कि वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, और वो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। ग्रेजुअली वो एनर्जी वहाँ से लूज करेगा और धीरे धीरे वो वापस हायर शेल से फिर से टप्पे खाता हुआ या सीधे डायरेक्ट जब तुम्हें मार सकता है अपने ग्राउंड स्टेट वाले शेल में आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर टू हायर शेल में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो हायर टू लोअर शेल्स में जंप करेगा, कूदेगा। अब एनर्जी एमिट होगी तो उसकी कोई ना कोई, या एब्जॉर्ब होगी तो कोई ना कोई उसके फ्रीक्वेंसी होंगे, वेवलेंथ होंगे, वेव नंबर होगा, राइट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था पीछे कि एनर्जी होती है h इंटू न्यू और प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी बाय h। अब यदि दो शेल्स के, कोई भी जो दो शेल्स हैं, फर्स्ट सेकंड हो सकता है, फर्स्ट थर्ड हो सकता है, थर्ड सेवन्थ हो सकता है, कोई भी शेल है, यदि उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगी डेल्टा ई बाय एच, दैट विल बी E2 माइनस E1 बाय एच। यूजुअली यहाँ पर इन कॉन्स्टेंट्स वगैरह को आप सोल्व करें। और हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी शेल की एनर्जी कितनी होती है, तो पीछे हमने पढ़ा था कि nth शेल की जो एनर्जी है -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और हाइड्रोजन के केस में इंटू 1/n² होती है किसी भी शेल की एनर्जी, राइट। तो ये वैल्यूज़ वगैरह जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी यदि आपको निकालनी है 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n1² या इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो इनिशियल वो है जहाँ वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से शुरुआत करता है, फाइनल वो है जहाँ पर वो पहुँचता है। वेव नंबर यदि आपको निकालना हो तो ऐसे ही आप वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर हमने पढ़ा था 1/λ, ये आपके पास हो जाएगा z²। और अगेन इन सारे इक्वेशंस में फॉर्मूला में z आपके पास बनेगा एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 एटसेट्रा। ये एक नया कांस्टेंट आपके पास इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर, कैपिटल R, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। एंड so let me correct it, this is not -7, this is +7. So वेव नंबर यदि आपको फाइंड आउट करना है तो 1.09677 इंटू 10⁻⁷, और ये पैरेंथेसिस में 1/ni² माइनस 1/nf²। ni मीन्स इनिशियल शेल जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन शुरू कर रहा है, एंड nf जहाँ पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके या एमिट करके पहुँचा है। सो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यदि आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एब्जॉर्ब कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, गेन करने से वो लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा। तो ऐसे में फाइनल nf जो आपके पास वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ni। सो फाइनल वैल्यू ऑफ द शेल विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू। सो सपोज सेकंड से थर्ड में गया या फिफ्थ में गया तो किसी भी लोअर नंबर शेल से वो हायर नंबर शेल में जाएगा। एंड द टर्म इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड।
और यदि एमिशन स्पेक्ट्रम आपके पास है तो एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी खुद की एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो हायर एनर्जी वाले शेल से जंप करके लोअर एनर्जी वाले शेल में आएगा। सो डेल्टा ई इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इसी तरह आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेल की जो रेडियस है वो हाइड्रोजन एटम के लिए 52.9 पिकोमीटर है। यदि आपको किसी और शेल की ऑर्बिट रेडियस निकालनी है तो मल्टीप्लाई दैट बाय n² फॉर h एटम। और कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है तो उसके एटॉमिक नंबर से उसको आप डिवाइड करते हैं। तो रेशो यदि आप यहाँ पे ऑर्बिट्स की देखना चाहें तो ये यूनिफॉर्मली प्लेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, ये बराबर डिस्टेंस पर प्लेस नहीं है। इनकी रेशो यदि आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड सो। सो जो डिस्टेंसेज इनके हैं ये ऐसे, सेकंड शेल इधर हो गया तो थर्ड शेल इधर होगा, फोर्थ जो है वो और भी दूर जाएगा एंड सो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यदि आपको निकालनी है तो ये आपके पास एक रिलेशन उसके लिए आएगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय E², ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2h, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नोट, ये आप नेक्स्ट ईयर 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट पढ़ेंगे, एंड डिवाइडेड बाय n, n इज योर शेल नंबर। सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक है उतना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना वो तेज़ी से घूमेगा। जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती जाएगी। तो फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है c/137, लाइट की स्पीड से ऑलमोस्ट 137 टाइम्स स्लो चलता है। नाउ लेट्स गो टू सम न्यूमेरिकल्स, राइट। और यश भाई के टर्म्स में यदि हम कहें तो न्यूमेरिकल्स आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट न्यूमेरिकल्स लाइक मी, आई can't avoid. So let's start. So what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to the n is equal to 2 state in the hydrogen atom? तो सबसे पहले तो यहाँ पर H एटम की बात हो रही है, ओके। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फिफ्थ स्टेट से, फिफ्थ स्टेट मतलब फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट मतलब फिफ्थ ऑर्बिट से या फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपसे पूछा कि बताएं ऐसे में कितनी तो फ्रीक्वेंसी होगी और कितनी उसकी वेवलेंथ होगी। कैसे करें जिस क्वेश्चन को? क्या आपने पढ़े थे फॉर्मूले? तो हमने पढ़ा था कि जो चेंज इन एनर्जी है वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट विल बी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 बाय इनिशियल, शुरुआत इसने किया 5 से, सो इनिशियल Ni इज इक्वल टू 5 माइनस NF आपका बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/25 माइनस 1/4। ये आपके पास हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। इस टर्म को जब आप सोल्व करेंगे पैरेंथेसिस वाले की, ये बन जाएगी -21/100। तो ये एनर्जी अमाउंट इन्वॉल्व हो गया -45.78 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज नेगेटिव। अब फ्रीक्वेंसी हमने कितनी पढ़ी थी? फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी कि डेल्टा E बाय H वाज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। सो जी एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आप यहाँ पे लेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, इंटू 10⁻⁻20 and H Planck's constant was 6.626 into 10⁻⁻⁻
34. Energy joule, Planck's constant was your joule second, joule cancels out joule, you will get frequency in per second or hertz. So when you divide it, you will get 6.909 into 10 raised to the power 14 hertz. Okay, and next is lambda wavelength. Wavelength कैसे निकालते थे आप? ये याद है रिलेशन, lambda is equal to c upon nu. c was speed of light 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर फाइंड आउट की 6.909 into 10 raised to the power 14 per second. Per second will cancel out per second, and once you solve it, you will get 4.34 into 10 raised to the power minus 7 meter. So direct application of formula, nothing tricky in this question. आपको इनिशियल शेल दिया है, फिफ्थ फाइनल शेल दिया है, सेकंड आपने चेंज इन एनर्जी वाला फॉर्मूला रखा 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. तो आपने एनर्जी अमाउंट कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसीज चेंज इन एनर्जी बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, जस्ट सॉल्व इट, एंड वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू c by nu, speed of light divided by the frequency calculated in second step. Okay, calculate the energy associated with the first orbit of He plus. हीलियम प्लस की फर्स्ट ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. दो बातें पूछी हैं. तो जैसे ही आप हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम की बात करेंगे, हीलियम लिथियम वगैरह की, तो वहाँ पर शेल के साथ साथ एटॉमिक नंबर विल आल्सो प्ले इट्स पार्ट. तो जब आप लिखने लगें तो क्लियरली अपने सॉल्यूशन में मेंशन करें कि आप स्कूल एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं. तो सो फॉर He प्लस हीलियम प्लस के लिए अब डाटा क्या क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट्स आस्किंग द एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, एंड सिंस इट्स हीलियम प्लस सो एटॉमिक नंबर Z और Z विल बी 2. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला. nth शेल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18, और जब कोई दूसरा एलिमेंट हो तो जी स्क्वायर, कोई शेल हो तो बाय n स्क्वायर इंटू जूल्स पर एटम. अभी वैल्यूज आप रखते हैं -18 इंटू 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर. So that will be -8.72 into 10 raised to the power -18 joule per atom. Okay, and what will be the radius? So for the nth shell, radius का फॉर्मूला हमारे पास होता था 0.0529 नैनोमीटर into n square by z. So 0.0529 इंटू फर्स्ट शेल की बात हो रही है तो 1 का स्क्वायर, और हीलियम है, हीलियम प्लस, एटॉमिक नंबर विल बी 2 एंड द आंसर विल बी इन नैनोमीटर. सो वंस यू सॉल्व इट 0.02645 नैनोमीटर. So again, nothing tricky in this question, but डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, एनर्जी एंड रेडियस. लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, हीलियम प्लस है, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level is equal to n to an energy level with n is equal to 2. ओके, तो ये आपका इनिशियल है, Ni बन जाएगा, और ये आपका फाइनल Nf बन जाएगा. फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, सेकंड शेल में हाइड्रोजन एटम है, तो एटॉमिक नंबर विल बी 1. आपसे पूछा क्या क्या है यहाँ पे, पूछा आपसे है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो वेवलेंथ लैम्डा यू हैव टू फाइंड आउट. तो आपने लैम्डा नहीं, आपने वेव नंबर का फॉर्मूला पढ़ा है. सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/√2
लैम्डा। और कितना पढ़ा था हमने पढ़ा था दैट विल बी आर स्क्वायर इंटू 1/ni² माइनस NF स्क्वायर। और ये R दैट वाज रिडबर्ग्स कांस्टेंट वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1। सो Ni वाज 4, फोर्थ शेल से चले थे आप, छलांग मारी थी वहाँ से, और ड्रॉप कहाँ पर कर रहे हैं, सेकंड शेल में, सो 2²। सो दिस इज 1.09 इंटू 10⁻⁷ into 1/16 minus 1/4. Right? So you solve it further. 1.09 into 10⁻⁷ and into, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे सो 4 माइनस so that will be so we are interested in its magnitude only. So once you solve this calculation, 1.09 multiplied by 3 divided by 16 into 10⁻⁷, so that will be 0.2043. So so once you solve it, you will get 0. This is wave number 0.204375 into 10⁻⁷ per meter, and wavelength lambda will be reciprocal of it. So that will be 1 divided by this 0.204375 into 10⁻⁷, and you will get 4.89 into 10⁻⁻⁷ meter. So again, hydrogen atom, atomic number is 1, initial shell is 4th, final shell is 2, because it is jumping from 4th shell to 2nd shell. हायर शेल से लोअर शेल पे जाएंगे आप तो एनर्जी एमिट होगी, तो लाइट इस केस में एमिट हुई और उसकी वेवलेंथ आपने सीधे डायरेक्ट फार्मूला वेव नंबर कैलकुलेट किया और उसको रेसिप्रोकल किया, तो यू गेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड. Let's go to the next question. How much energy is required to ionize an H atom if the electron occupies n is equal to 5th orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of H atom, energy required to remove the electron from n is equal to 1st orbit. Okay. So now इसका मतलब क्या है कि आप उसको एक आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं. H एटम को आयन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपके पास ये हाइड्रोजन का गैसियस एटम है, आपने इसको कुछ एनर्जी दी और वो एक इलेक्ट्रॉन इससे हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला गया. तो जब इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाएगा, मतलब उस एटम के का जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रहा है, उससे आप उसको बाहर ले गए. तो इनिशियल तो आपके पास जो वैल्यू है शेल की वो है 5th, और जो फाइनल शेल आपके पास है दैट विल बी इनफाइनाइट. सो वो 5th से 6th 7th 8th भी नहीं गया है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल में चला गया है, बिल्कुल जहाँ पे उसकी एनर्जी 0 हो गई है. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही एच एटम से या अपने पेरेंट एटम से टोटली फ्री हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उस केस में उसकी एनर्जी 0 कंसिडर की जाएगी. तो लेट्स सी हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस केस. तो फॉर्मूला तो वही है कि डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इन द फर्स्ट केस. ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18.
हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर विल बी 1, तो वो कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले करेगा नहीं। हम कहाँ से जा रहे हैं, इनिशियल शेल इज़ 5th, सो 5 का स्क्वायर, फाइनल शेल इज़ योर इनफाइनाइट, तो किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से आप डिवाइड करें तो यू विल गेट 0। सो इन दिस केस एनर्जी रिक्वायर्ड इज 2.18 into 10 raised to the power minus 18 into 1 by 25 minus 1 by infinity is 0. So you just divide this number 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by 25. So once you divide it, you will get 8.72 into 10 raised to the power minus 20 joules. अब सेकेंडली कहते हैं कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एच एटम। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू 1 मोल ऑफ एच एटम्स, बट अभी हम एक एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड स्टेट से आप उसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उस केस में ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको यदि आप बाहर ले जाएं उस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो इन दैट केस ये वाला केस चल रहा है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व कितना होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस शेल आपके पास जो है 5th ना होके फर्स्ट शेल हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम उसको आप फर्स्ट शेल से, जो उसकी ग्राउंड स्टेट है, वहां से आयनाइज करेंगे। तो ऐसा जब आप करेंगे तो ये तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क है नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज 1, राइट, माइनस 0, सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड। और इन दोनों एनर्जीज को यदि आप कंपेयर करें, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कंपेयर योर आंसर, राइट, सो इन दैट केस इसका मतलब यदि आप कंपेयर करने का मतलब उसकी एक रेशो निकाल के देख लें कितने टाइम्स एनर्जी कम या ज़्यादा है। सो 2.18 इंटू 10 raised to the power minus 18 joules डिवाइडेड बाई दैट 8.72 इंटू 10 raised to the power minus 20 joules। तो ये तो 25 का ही फैक्टर आना है, क्योंकि 25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी उसको आपको देनी पड़ेगी। यदि आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से बाहर निकाल के आयनाइज कर रहे हैं तो आपको 25 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू पुलिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5th शेल। ओके, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज, अब तो याद हो गई ये बात हमें कि फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम में एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, -2.18 इंटू 10 raised to the power minus 18 joules पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द 5th ऑर्बिट, वही घुमा फिरा के वही जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, सेम वही क्वेश्चन है कि nth शेल की एनर्जी जो है -2.18 इंटू 10 raised to the power minus 18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। 5th शेल है -2.18 इंटू 10 raised to the power minus 18, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो अभी जो हमें लास्ट क्वेश्चन में आंसर मिला था सेम -8.72 इंटू 10 raised to the power minus 20 joules पर एटम। और कहते हैं रेडियस भी बता दो 5th शेल की, तो रेडियस nth शेल की जो रेडियस होगी दैट विल बी 0.0529 नैनोमीटर इंटू n स्क्वायर। इन दिस केस n इज 5, सो 0.0529 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट 1.3225 नैनोमीटर। तो 5th शेल की इतनी आपके पास रेडियस आएगी। Okay, what is the energy in joules required to shift the electron of the H atom, okay, from the first Bohr orbit to the 5th Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state। और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन्होंने आपको बता रखी है। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। तो ये एनर्जी इन्होंने आपसे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जूल्स में निकालनी है। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एच एटम, एच एटम का मतलब एटॉमिक नंबर इज 1,
तो फॉर्मूले में जहाँ कहीं पर भी z या z लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट फैंसी तरीका है ये कहने का कि पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और कहाँ लेके जा रहे हो, टू द फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। तो इनिशियल आपके पास शेल इज़ 1, फाइनल शेल आपके पास है 5। तो आप करेंगे जब आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाएं, आप उसको पढ़ें, समझें, और जो वर्बल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको एक्सट्रैक्ट करें। तो एनर्जी बतानी है आपको कितनी है, एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, लैम्डा भी उन्होंने आपसे पूछ लिया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, ये बात हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा n1 से n5 में जब हो जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस पलट के आएगा n5 से, जब वो एनर्जी लूज़ करेगा n1 में, तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो रिलीज एनर्जी ही आपको ऐसे किसी रेडिएशन की फॉर्म में दिखाई देगी। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है वो भी अपने को फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जानते हैं राइट, ऐसे में जब एनर्जी चेंज कभी भी आपको निकालना हो तो दैट विल बी 2.18 इंटू 10⁻⁻⁻, कितना माइनस, यहाँ पे हमने तक पढ़ा था 18, यहाँ पर इन्होंने आपको दिया है ऐसे अर्ग्स में 10⁻⁻11 अर्ग्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम, एंड जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI सिस्टम। और आपने पढ़ा था कि 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग्स होंगे, राइट। तो वो एक ही बात है, इन्होंने इसको अर्ग्स में एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है, आपको वो जूल्स में कन्वर्ट करनी है, बट 10⁻⁷ जो है यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो अभी तक जो आप फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वो आपने इससे पहले जूल्स में पढ़ा है, यू जस्ट कंटिन्यू यूजिंग द सेम। सो इनटू 1, अब Ni कितना है आपके पास, इनिशियल इज 1, सो 1 स्क्वायर, माइनस NF फाइनल कितना है, फिफ्थ शेल में भेज रहे हैं आप, सो 5 स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और इसको जब आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे करना चाहें तो कर लें, 1/1 माइनस 1/25, वही छोटी क्लासों वाला राइट LCM वाला पंगा, 24/25, सो इंटू 24/25। और इस कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि एनर्जी जो आप सप्लाई करेंगे दैट विल बी 2.0928 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। ओके जी, एनर्जी तो पता चल गई। अब वेवलेंथ कैसे निकालें, तो हमें पता था कि एनर्जी जो होती है वो होती है hc/λ, राइट। तो इसका मतलब लैम्डा हो जाएगा hc/एनर्जी, और इन दिस केस इट इज डेल्टा एनर्जी, डेल्टा E। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, दोनों ही कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट गिव्स यू ए कांस्टेंट वैल्यू। सो 19.878 इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर डिवाइडेड बाय एनर्जी, और एनर्जी हमने यहाँ पे पीछे निकाली थी 2.0928 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जूल से जूल कैंसल्ड, मीटर्स में आपको इसकी वेवलेंथ मिल जाएगी। एंड जब आप इसको सोल्व करेंगे, सो 9.498 इंटू 10⁻⁻
-8 मीटर। इस 18 को ऊपर ट्रांसपोज करेंगे, -26 + 18 दैट विल बी -8 मीटर। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाँ जी याद है हमें, अब तो छप गई हमारे दिमाग में बात कि nth शेल की जो एनर्जी है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n² जूल्स। सो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, पूरी तरह बाहर लेके जाना है फ्रॉम n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट। एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ओके, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत आपको करनी है सेकेंड ऑर्बिट से। तो ni विल बी 2 एंड यू आर गोइंग टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, पूरी तरह आप इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो फाइनल शेल विल बी इनफाइनाइट। आप उसको आइनाइज करें, ये अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को बोल सकते हैं करने को, कि इसको आइनाइज करोगे तो कितना लगेगा, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे तो कितनी एनर्जी देनी है, उसको न्यूक्लियर के अट्रैक्टिव फोर्स से बिल्कुल फ्री कर दोगे तो कितनी एनर्जी देनी है। उन सब में मतलब यही है कि जो अब आपका फाइनल शेल होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। So it's simple, easy question. So change in energy delta E is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 into 1 by initial ni square होता था आपके पास, ni square minus 1 by n f square। सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है। चेंज इन एनर्जी आप लगाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा। So 2.18 into 10⁻⁻18 and ni was 2, so 2 square is 4 minus 1 by infinite square that will be 0। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? that is 2.18 into 10⁻⁻18 divided by 4। ये आपको सोल्व करके मिलेगा 5.45 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी, मिल गई एनर्जी हमें? हाँ मिल गई। अब आपसे कहते हैं व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो वेवलेंथ निकालनी है और सेंटीमीटर में निकालनी है। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इन पर आप फोकस करें, इनको आप मिस करेंगे सब कुछ ठीक करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं पॉइंट्स या मार्क्स लूज कर देंगे। तो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कि एनर्जी होती थी hc/λ, इन दिस केस डेल्टा इज इक्वल टू hc/λ, सो लैम्डा विल बी hc/delta E। hc 19.878 into 10⁻⁻26 joule meter and by energy was 5.45 into 10⁻⁻19 meter, sorry joule, so joule will cancel out that joule। So once you solve it, so 3 point something 3.647 into 10⁻⁻7 मीटर। ओके, लेकिन मीटर में तो आंसर नहीं चाहिए, इन्होंने तो आपसे पूछा है सेंटीमीटर में। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर आपके पास होता है 100 या 10⁻² सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। सो 3.647 into 10⁻⁻5 centimeter, that's it। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द He प्लस, हीलियम प्लस आपके पास है, ये इस तरह से है, हीलियम प्लस का एक आयन है, इसको आप He2 प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर H एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस मच। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो हीलियम के लिए यदि आपको ऐसा कुछ कराना हो तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट शेल में हीलियम की एनर्जी कितनी होगी, nth शेल में एनर्जी कितनी होगी। nth शेल की जो एनर्जी है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z² बाय n²।
अब यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइटम है, हीलियम है इस केस में, तो अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हीलियम के लिए इसकी वैल्यू होगी 2। तो जनाब ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट शेल में इसकी एनर्जी हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 4 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। और आपको आयनाइज करना है, आयनाइज करेंगे तो सेकंड जो आपका शेल होगा, जो फाइनल होगा, दैट विल बी इनफाइनाइट शेल, और उसकी एनर्जी कितनी होती है 0। तो डेल्टा ई कितना हो गया -E1, 0 माइनस 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। इतनी एनर्जी आप उसको देंगे। तो ये कुछ इस तरह के बोहर्स एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि nth शेल की एनर्जी निकाल के बता दो, एक इलेक्ट्रॉन इस शेल से उस शेल में चला गया तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जो रेज आपने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो वापस जब लौटेगा ग्राउंड स्टेट में तो उस एनर्जी को एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, या किसी भी nth शेल की आपसे रेडियस वगैरह कैलकुलेट करा सकते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। अभी थोड़ा बहुत इसको हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रास आर नोन एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स एज द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड आर एलिमेंट स्पेसिफिक। किन्हीं दो एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रल लाइन्स एक जैसी नहीं होंगी, जैसे किन्हीं भी दो आदमियों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, उसी तरह किन्हीं दो एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा जब आप देखते हैं तो उनके लाइन्स तो उनमें दिखाई देंगे लेकिन वो सेम वेवलेंथ पे नहीं दिखाई देंगी। तो ये लाइन्स हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक हैं, और दैट्स वाई कि इनका यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। हम यहाँ से बैठे बैठे जब बताते हैं कि सन में हाइड्रोजन है, हीलियम है, या दूसरा जो स्टार है उसमें ये एलिमेंट्स हैं, या उधर जो गैलेक्टिक क्लाउड हमें दिखने लग रहा है उसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो हम अभी वहाँ गए तो है नहीं है, हमारे पास उनके कोई फिजिकल सैम्पल्स तो है नहीं, वहाँ से जो लाइट आ रही है उसी का एनालिसिस करके हम ये स्पेक्ट्रल एनालिसिस से ही हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा एक डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन लें, उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करें लो प्रेशर पे रख के, तो उसमें से कुछ एनर्जीज वगैरह एमिट होती है आपको दिखाई देंगी। तो ये अलग अलग सीरीज़ हैं। वेवलेंथ जब आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यदि हम बढ़ेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में यदि हम बढ़ेंगे तो लैम्डा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और लैम्डा इंक्रीज़ होने का मतलब है कि का एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दिखाई दे रही है, ये दिस इज़ योर लाइमैन सीरीज़। सो लाइमैन सीरीज़ यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट। फिर आपको एक सेकंड सीरीज़ जो दिख रही है वो है बाल्मर सीरीज़, वहाँ पर n इज इक्वल टू 2। थर्ड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे पाश्चन सीरीज़। इसके अलावा आपके पास वो पाश्चन एक ब्रैकेट और फंड सीरीज़ भी होंगी। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से लोअर शेल पे जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जो रेडिएटेड एनर्जी होगी उसकी आप वेवलेंथ वगैरह या वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस रिडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से, इसको मैं थोड़ा सा इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपके पास के शेल पहले वाला। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से, वो सेकंड शेल से जा सकता है, वो थर्ड शेल से जा सकता है, वो फोर्थ शेल से जा सकता है, वो फिफ्थ शेल से जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल में जंप करे, बात क्या हो रही है यहाँ पे,
दो कंडीशंस। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तभी एनर्जी एमिट होगी। यदि आप उल्टा सोचोगे, लोअर से हायर में ले जाओगे, तो उस केस में एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, तो उस तब आपको एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, तब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की यदि आप बात करें तो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा। अब वो किसी भी हायर शेल से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी हो, यदि वो फर्स्ट शेल में जंप करेगा तो आपको जो एमिशन मिलता है, जो सीरीज मिलती है, दैट इज लाइमन सीरीज, ये वाली। सो जब n1 की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखेंगे, n2 आपके पास एनी नंबर ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा कुछ भी चलेगा, तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगी। और यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन में दिखाई देगा। यदि किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन, हायर शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा, तो वो थर्ड शेल से सेकंड में जा सकता है, फोर्थ से सेकंड में जा सकता है, फिफ्थ से जा सकता है, एंड सो। सो यदि आप यहाँ पर n1 की वैल्यू 2 रखें इधर, और n2 आपके पास कोई भी हायर शेल अदर देन 2, सो 3, 4, 5 एंड सो हो, तब जो आपको यहाँ पर ये एमिशन सीरीज मिलेगी, दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। और ये विजिबल रीजन में है। विजिबल रीजन में तभी आपको ये रंग बिरंगी कलर्ड लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में आएगा, दैट वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल में आएगा, वो फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, वो फिफ्थ से आ सकता है, वो सिक्स से आ सकता है, वो सेवन से आ सकता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे में जो आपको सीरीज मिलती है उसको आप पाश्चन सीरीज बोलते हैं। तो पाश्चन सीरीज के लिए इसकी वैल्यू n1 की हो जाएगी 3, और n2 आपके पास 4, 5, 6, 7 एट्सेट्रा, ऐसे कुछ भी चलेगा। तो पाश्चन आपके पास जो है वो इंफ्रारेड में है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फोर्थ शेल में जाएगा, तो जो आपको सीरीज मिलेगी वो ब्रैकेट सीरीज है, और वो किसी भी और हायर शेल से फिफ्थ शेल में यदि उतरेगा तो वो फंड सीरीज आपको मिलेगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये हमें अलग अलग तरह की 5 सीरीज दिखती हैं। इसमें से सिर्फ बाल्मर सीरीज ही विजिबल में है, लाइमन अल्ट्रावायलेट में है, बाकी ये सारी इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन्स में। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस when the excited electron of an H atom in n is equal to 6 drops to the ground state। तो इनिशियल वो कहाँ पर, अभी वो सिक्स्थ में है, सिक्स्थ ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग रहा है, और वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज फर्स्ट शेल। तो व्हेन इट ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट, तो इसका मतलब इट विल ड्रॉप टू n इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। तो मैक्सिमम कितनी लाइंस हो सकती हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं। ऐसे में जब किसी nth शेल से वो फर्स्ट शेल में ग्राउंड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दैट इज गिवन बाय दिस n इंटू n माइनस 1/2। तो आप कहाँ से चल रहे हैं, 6 शेल से जा रहे हैं, तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2, दैट इज 3 टाइम्स 5, दैट विल बी 15। सो मैक्सिमम 15 लाइन्स यहाँ पर आएंगी। अब समझने की कोशिश करेंगे 15 लाइन्स आई कहाँ से। तो इसको समझने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये n इज इक्वल टू 6 शेल है, ये n इज इक्वल टू 1 शेल है। तो क्या क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है डायरेक्ट फर्स्ट शेल से, 6 शेल से ग्राउंड स्टेट में है। इसको आप समझिए कि आप एक बिल्डिंग में खड़े हैं जिसके 6 फ्लोर्स हैं, आप उसकी टॉप फ्लोर पे 6th फ्लोर पर खड़े हैं। अब आप वहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है और आपको नीचे आना है। हो सकता है कि आप डायरेक्ट 6 से बटन दबा के सीधा फ्लोर नंबर 1 पे आ जाएं, या हो सकता है कि आप पहले
या हो सकता है कि आप 6 से पहले 2nd फ्लोर पे जाएं, वहाँ रुकें, फिर बाद में आराम से आते रहें। या हो सकता है कि आप 6 से 3rd पे जाएं, या 6 से 4th पे जाएं और वहाँ पे रुकें, फिर उसके बाद आराम से सीढ़ियों का यूज़ करके आ जाएं धीरे धीरे घूमते फिरते। या आप 6th से 5th पे आएँ। तो कितने 6th से 1st फ्लोर तक आने के आपके पास 6 से डायरेक्ट 1st या 2nd या 3rd या 4th या 5th। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं। अब आप 5th स्टेप पर हैं, तो अब मान लीजिए आप 5th पर पहुँच गए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5th है, ये 1st फ्लोर है। आप फिर 5th से डायरेक्ट 1st पे आ सकते हैं, 5th से 2nd पे जा सकते हैं लिफ्ट से, 3rd पे जा सकते हैं और 4th पे जा सकते हैं। ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। चलिए जी, आप 5th से 4th पर आ गए, तो 1 2 3 4। आप 4th से डायरेक्ट 1st पे आ सकते हैं, 4th से आप 2nd पे जा सकते हैं, 4th से आप 3rd पे जा सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशंस हैं? 3। यहाँ पे हेयर और 1 2 3। मान लीजिए आप 3rd पे खड़े हैं, 3rd से आप डायरेक्ट 1st पे आ सकते हैं या 2nd पे आ सकते हैं, और 2nd से आप डायरेक्ट 1st पे आ सकते हैं। तो इधर कितने डिफरेंट तरीके आपके पास? 5। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पर 2। यहाँ पे 2nd से 1st पे आने का एक ही तरीका है। तो टोटल कॉम्बिनेशंस 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इनको यदि आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दैट विल बी 15 इन ऑल। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि आप एक किसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर हैं और आपको 1st फ्लोर पर आना है। आप डायरेक्ट 6th से बटन दबा के 1st पे आएँ, या आप 6th से बटन दबा के 2nd पे रुक जाएं और फिर 2nd से 1st पे आएँ, या आप 6th फ्लोर से बटन दबा के 3rd पे उतर जाएं और फिर आप 3rd से 1st पे आएँ, या 3rd से 2nd पे जाएं और फिर 2nd से 1st पर आएँ, या आप लिफ्ट का बटन दबा के 6th फ्लोर से 4th फ्लोर पे उतर जाएं, फिर आप 4th फ्लोर से डायरेक्ट 1st पे आएँ, या 4th से 2nd पे जाएं, या 4th से 3rd पे जाएं। और एज़ यूजुअल यदि आप 2nd पे उतरे तो फिर 2nd के बाद 1st पर आएँ, 3rd पे उतरे तो 3rd से आप 2nd पे जा सकते हैं और फिर 2nd से 1st पे आ सकते हैं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हैं। कुछ और क्वेश्चंस। व्हाई एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय कन्वेंशन यदि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस से बिल्कुल फ्री हो, एक ऐसे डिस्टेंस पे हो जहां न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए, तो उस केस में इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। अब हमने पढ़ा कि एनर्जी जितना वो गेन करेगा उतना वो न्यूक्लियस से दूर ऊपर की तरफ जाएगा, हायर शेल्स में जाएगा। जितना एनर्जी वो लूज करेगा उतना वो न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, राइट। तो अब यदि उसकी फ्री स्टेट में होने के बाद एनर्जी 0 है और उसको अब आप न्यूक्लियस की तरफ लाओगे तो उसकी एनर्जी 0 से कम होगी, तो वो 0 से कम का क्या मतलब है? वो एनर्जी उसकी नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। सो दैट इज व्हाई द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव, बिकॉज बाय कन्वेंशन the energy of a free electron is considered as 0. So when a free electron, when it comes towards the nucleus, इसको वापस आप अंदर की तरफ लाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस यदि आप इसमें डेवलप करेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी और 0 से कम होने का मतलब है वो नेगेटिव होगी। एक और क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देन व्हाई आर सो मेनी लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रा? बात तो ठीक है। तो उसको दो तरीके से आप समझा सकते हैं। पहली बात कि ठीक है, मान लिया हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा किसी हायर शेल में, 2nd में जाएगा, 3rd में जाएगा, 4th में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब।
अब जब वो वहाँ से नीचे गिरेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 से वापस फर्स्ट में डायरेक्ट कूदे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 15 डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं और हर एक कम्बिनेशन के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी। तो हो सकता है वो 5th से 6th से 5th में गिरे, 5th से फिर 3rd में जाए, 3rd से फिर वो फर्स्ट में आ जाए, या हो सकता है 3rd से 2nd में जाए और 2nd से फर्स्ट में आ जाए। तो हर एक जैसे जैसे वो टप्पे खाते चलेगा एक शेल से दूसरे शेल में, तो हर एक ट्रांजिशन के लिए एक लाइन रिलीज होगी। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, जब एक गिवन सैंपल आप लेते हैं हाइड्रोजन एटम गैस का किसी ट्यूब में, तो उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, उसमें लाखों करोड़ों अरबों आपके पास एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे इनफैक्ट, राइट, टू बिगिन विद। और जब उनके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे तो किसी का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड में गया, किसी का फर्स्ट से थर्ड में गया, किसी का थर्ड से फिफ्थ में गया, एंड सो ऑन। अब वो हर एक अपने आप हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करके अलग अलग शेल्स में वो मूव कर रहा है, एंड दैट्स वाई हर एक ट्रांजिशन के लिए एक अलग लाइन आपको मिलेगी। तो आपको इतनी सारी लाइन्स उनके स्पेक्ट्रा में दिखाई देती हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर, कुछ न्यूमेरिकल्स बैक। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, तो अब आपको याद होगा कि यदि बाल्मर सीरीज यदि आपके पास है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर आएगा, किसी भी हायर शेल से सेकेंड शेल में आएगा, तो N1 विल बी 2। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की यदि आप बात करेंगे तो एनर्जी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन आपको लाना है सेकंड शेल में, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कहाँ पर है? सबसे कम एनर्जी डिफरेंस इस केस में है थर्ड शेल और सेकंड शेल के बीच का। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि बामर सीरीज में यदि आपको रेडिएशन देखना है तो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, थर्ड शेल से सेकंड शेल में। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस यहीं पर है, तो यहीं पर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। इसका मतलब N2 की जो वैल्यू है दैट विल बी 3। तो व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर तो हम जानते हैं 1/λ, एंड दैट विल बी 1.09 into 10⁻⁷ into 1/2 square minus 1/3 square. So 1.09 into 10⁻⁷ and into 1/4 minus 1/9। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1.09 into 10⁻⁷ into 5/36, and this will give you 1.5138 into 10⁻⁶ per meter। तो ये हमारे पास आया है वेव नंबर 1/λ। यदि कैलकुलेट द वेव नंबर, यप दैट्स व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड आउट। वेवलेंथ नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ वेव नंबर ही पूछा है। सो द क्वेश्चन, द सॉल्यूशन एंड्स हियर। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम? इनका शुरुआत कहाँ से हुई? हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम से हुई। हीलियम प्लस में एक बाल्मर ट्रांजिशन होती है। बाल्मर ट्रांजिशन कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से सेकंड शेल में आएगा। तो इस गिवन केस में वो फोर्थ शेल से सेकंड शेल में ड्रॉप कर रहा है। सो 4, पहले तो देखें He प्लस के केस में क्या है। He प्लस के केस में एटॉमिक नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा, so that is equal to 2, and N1 आप जंप कर रहे हो, कहाँ से जंप कर रहे हो? फोर्थ शेल से,
n2 कहाँ पर आ रहे हो आप कूद के? सेकेंड शेल में. ओके, सो 1 अपॉन से लैम्डा 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर इंटू r इंटू 1 अपॉन fourth square minus 1 upon second square. So that will be, atomic number is 2, so 2 square into r into 1 upon 16 minus 1 upon 4. So once you solve it, 4 into r into this will be your 3 upon 16 and that will be 3 upon 4 times r. R is here, that is Rydberg's constant. Now अब ये कह रहे हैं कि what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ऐसी वेवलेंथ कहाँ पर मिलेगी? अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में जो वैल्यू होगी फॉर एच एटम, फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर इज 1, सो जस्ट r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. अब ऐसी क्या कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आप यूज़ करो हाइड्रोजन एटम में कि ये जो टर्म आपके पास है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू 3/4 आए. ऐसी क्या कॉम्बिनेशंस यूज़ की जाएं कि ये 3/4 ही आए? सो थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी ये हिट एंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा कि यदि आप n1 की वैल्यू 1 रखें और n2 की वैल्यू आप 2 रखें, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, you will get 1/1 square minus 1 upon 2 square, 1/1 minus 1 upon 4. So इसको यदि आप देखेंगे so you will get this as 3/4. तो हाइड्रोजन के केस में यदि आप सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में जाएं तो आपको वही वेवलेंथ मिलेगी जो He+ के केस में आपको फोर्थ शेल से सेकेंड शेल के ट्रांजिशन में मिली है. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा. Emission transitions in the Paschen series end at orbit is equal to 3 and start from orbit n. N can be represented as frequency given at 3.29 into 10 raised to the power 15 hertz into 1/3 square minus 1/n square. Calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer and find the region of the spectrum. So पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बात हो रही है पाश्चन सीरीज की. ओके, तो फ्रीक्वेंसी का हमने एक फॉर्मूला अभी तक पीछे पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी होती है c अपॉन लैम्डा. c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ 8. लैम्डा यहाँ पर आपको गिवन है कि आपको ये ट्रांजिशन मिल रही है 1285 नैनोमीटर पे. So this becomes your lambda. So 1285 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर पर है. ये इन्फॉर्मेशन हैंडी रखते हैं. अब आगे चलते हैं. सो गिवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. ठीक है जी. पाश्चन सीरीज है. पाश्चन सीरीज आपको कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में जंप करेगा. तो ये n की वैल्यू आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी होगी, 3 से ग्रेटर होगी. एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी वही अपने को फाइंड आउट करनी है. तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए और जो वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के बीच के रिलेशनशिप से ये फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक ही क्वांटिटी की बात कर रही हैं, तो इनको यदि आप इक्वेट करो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8
by 1285 into 10 raised to the power minus 9. राइट, तो इसको यदि ऊपर ट्रांसपोज करें तो 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17 बाई 1285, इसको मैं स्प्लिट कर दूं 3000 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 बाई 1285, और ये मेरे को मिला 2.33 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14. So once I have this information, I can plug in these numbers. So 1 by 9 minus 1 by n square is equal to 2.33 into 10 raised to the power 14. इसको मैं ट्रांसपोज करूँ दूसरे साइड, so 3.29 into 10 raised to the power 15. ये मेरे को मिला यहाँ पे 0.0708. Now 1 by 9, 1 को 9 से डिवाइड किया 0.1111, इसको इधर ट्रांसपोज किया दूसरी साइड, सो माइनस 0.0708, दैट विल बी 1 बाय n स्क्वायर. Right, so once you solve it, so you will get n square will be around 25 and n will be under root of 25 is equal to 5. तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ n पता चल गई. Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius is equal to 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. अब इन्होंने क्या किया, दो चीज़ें एक साथ मिक्सअप कर दी हैं. आपसे पूछा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला तो वही पीछे बढ़ते आ रहे हैं, वो निकल गया 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर. आप कैलकुलेट करेंगे उसको फ्लिप करके आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं. लेकिन इन्होंने आपको सीधे सीधे यूँ नहीं बताया कि कौन से शेल से कौन से शेल में जा रहा है. अभी तक आपको बताते थे सेकंड शेल से थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड से फिफ्थ में जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली शेल ना देके आपको रेडियस दी गई है. इट स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो जो आपकी इनिशियल R1 है जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज 3.3225 नैनोमीटर. सो दैट इज 1.3225 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर, और एंड्स एट 211.6 पिकोमीटर. 211.6 पिको इज 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि nth शेल की जो रेडियस है दैट इज 52.9 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर. सो दैट विल बी 52.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर इंटू n स्क्वायर. अब इससे यदि आप इनको इक्वेट करें 1 by 1 दोनों को, राइट, तो ये जो वैल्यू आपके पास ये वाली, इसको यदि आप इससे इक्वेट करें, एक बार फर्स्ट इक्वेशन से एक बार सेकंड से, तो एक बार आपको n1 पता चलेगा, एक बार आपको n2 पता चलेगा. कैसे? सो 52.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 इंटू से n1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1.3225 into 10 raised to the power minus 9. So n1 square will be 1.3225 into 10 raised to the power minus 9 by 52.9 into 10 raised to the power minus 12.
ये आपके पास हो जाएगा 1.3225 बाई 52.9 एंड 10 रेज टू द पावर -9 प्लस 12 करेंगे तो 3, सो 1325 बाय 52.9। ओके जी, ये आपका हो गया 25। सो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट विल बी 5th। तो आपका ये 5th शेल से स्टार्ट होता है। इसी तरह सिमिलरली आप इस सेम इक्वेशन को 52.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 इंटू n2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड रेडियस कितनी थी आपके पास 211.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ये तो सिंपल ही है, सीधा सीधा दिख रहा है, 4 टाइम्स है ऑलमोस्ट। तो n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मीन्स n2 इज इक्वल टू √4 यानी कि 2। तब n1 n2 दोनों अपने को पता चल गए, तो वेव नंबर 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। एंड कहाँ पर हो रहा है, सेकेंड शेल पे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 5th से। तो इसको यदि आप सोल्व करें तो यू विल गेट 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 1/4 माइनस 1/25, दैट विल बी 21/100। So your wavelength lambda will be reciprocal of this, so this will be 100 divided by 1.097 into 10 raised to the power 7 into 21। तो इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 4.37 into 10 raised to the power -7 मीटर और 437 नैनोमीटर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहीं पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल फिनिश होता है और नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ उन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव ए नाइस टाइम। जाते जाते एक बार बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स और देख लेते थोड़े बहुत। तो अच्छा मॉडल था, बहुत सारी चीज़ें समझा गया, ये एटम्स की स्टेबिलिटी समझा गया, एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट कुछ कमियां रह गई। फर्स्ट, इट्स फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। बोहर्स मॉडल fits good on the systems having only one electron, single electron systems. So it failed to explain the spectra of multi-electron systems. Second, it couldn't affect the splitting of the spectral lines in presence of magnetic field. So this is another effect that is called Zeeman effect, and in the presence of electric field. तो क्या होता है कि यदि आप इन स्पेक्ट्रा के आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो नॉर्मली आपको एक सिंगल लाइन दिखती है, इट स्प्लिट्स अप इनटू फाइनर लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग है उसको आप जीमन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग है उसको आप स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो इस सवाल का जवाब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पास नहीं है, एंड दिस वाज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द फाइंडिंग्स ऑफ डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो रेडिएशंस हैं, ईएम रेडिएशंस हैं, उनका ड्यूअल नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे लाइट आपके पास है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। तो आगे चल के डी ब्रोगली भाई साहब कहते हैं कि भैया ये सिर्फ लाइट ही नहीं,
इवन और जो इलेक्ट्रॉन वगैरह टाइप के जो पार्टिकल हैं या और जो मटेरियल पार्टिकल है, तुम्हारी क्रिकेट बॉल हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, सबका ऐसा ही हिसाब किताब है। इन सभी का ड्यूअल नेचर है। इनका पार्टिकल नेचर तो है ही है, पार्टिकल तो हमें दिखते ही हैं, इनका वेव नेचर भी है। और इसी तरह एक कंसेप्ट आया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो बोलते थे कि साइमल्टेनियसली किसी इलेक्ट्रॉन की का मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो तो वो इनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इन पे मिसफिट है इन नई फाइंडिंग्स के लिए। एंड यहाँ पर जो ऑर्बिट्स आपको दिखती हैं वो 2 डायमेंशनल ऑर्बिट्स आपको दिख रही हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम तो रहा है, लेकिन वो 2 डायमेंशनल फ्लैट ऑर्बिट्स आपके पास हैं। तो बोहर्स मॉडल couldn't explain the 3D model of the atom and it was not in agreement to the concept of orbitals। तो जैसे ऑर्बिट्स हैं, एक थोड़ा सा और एडवांस्ड कंसेप्ट आएगा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ पर बेस्ड है, और ऑर्बिटल्स तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में नेक्स्ट और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरह से ऑर्बिटल्स होती हैं, क्या अलग अलग तरह की ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। तो इन ए नटशेल कि अगले बोहर्स मॉडल के बाद अगले 10, 15, 20 सालों में और बहुत नई नई चीज़ें ढूंढी खोजी गई, और बोहर्स मॉडल में से कुछ चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और नई फाइंडिंग्स के लिए एक काइंड ऑफ मिसफिट था। सो in the next lecture we will study about these findings, we will study about de Broglie's dual nature of matter, we will study about Heisenberg's uncertainty principle, about quantum numbers, and then we will move to the modern atomic model. And so let's end this lecture here. Have a good time, see you soon। जाते जाते ये भी देख लें एक बार हम कि जीमन इफेक्ट आपके पास है। नॉर्मली आपके पास ये सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट लगाते हैं तो आप देख रहे हैं दिस फाइन लाइन इट स्प्लिट्स अप इनटू 3 फाइनर लाइंस। सो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, सो जीमन इफेक्ट। इस सवाल का जवाब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पास तो नहीं है, लेकिन आने वाले एटॉमिक मॉडल्स ने कैसे इस चीज़ को समझाया, वी विल स्टडी अबाउट दैट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो बाय।